हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास मैट्रिक के एग्ज़ाम के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये एक मास्टर वीडियो है, इसमें आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे प्रश्न आ जाएंगे। इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें आपको अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में जो है ये 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1897 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है राष्ट्रीय पशु। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? तो ये 48.83%। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो ये तारापुर में स्थापित हुआ। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो लौह उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है भारत का। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? तो ये जो है लगभग 1/4 भूमि बंजर भूमि के रूप में है। भारत में सबसे लंबा बांध है, कौन सा बांध है? तो ये हो जाएगा आपको भाखड़ा नांगल बांध। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ये 19.27% क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको बरौनी में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो वो डिगबोई असम में है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है वो आपको लेड जो है शीशा, उसका अभाव है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो सर्वाधिक जो है वो आपको जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयले का जो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको झारखंड है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं आपको राजस्थान में होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है, यहाँ पे मरुस्थल भी है, तो धूप सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से सौर ऊर्जा जो है यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पैदावार होगी अगर लगाया जाए संयंत्र तो। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ये 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो सबसे बड़ा जो है मुंबई है और सबसे बिजी भी है ये। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है तीसरा है मैग्नीज उत्पादन में। गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? ये जो हो जाएगा 96%। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है तो इसका जो है राजस्थान में है। यहाँ पे बंजर भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है सबसे ज़्यादा। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो ये 14 हो जाएंगे इसका आंसर। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20% करता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो ये हो जाएगा 13 करोड़। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? तो एशिया का पूछ रहा है, तो ये आपको तारापुर में हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो वो संसाधन होता है। जिसके पास जितना संसाधन होगा वो उतना पावरफुल होगा। अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो तांबे का पूछ रहा है, तो ये 150 करोड़ टन है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा आपको 80% हो जाता है बिहार और झारखंड से। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपको तारापुर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत ऑफ क्लब ऑफ रोम ने कब की थी? तो ये की थी 1968 ईस्वी में। संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? तो कच्चा तेल को माना जाता है कीमती संसाधन। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन परिवहनीय संसाधन है? तो ये हो जाएगा नदी। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होगा? तो ये नवीकरणीय होगा, क्योंकि ये बार बार हो सकता है, ये खत्म नहीं होने वाला है, नवीकरणीय है। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो वो हो जाएगा मानव। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध है भारतीय संविधान की किस धारा से है? तो ये 21 हो जाएगा। शीशम कौन सा संसाधन है? तो ये जैविक संसाधन है। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये जो कथन है ये जिम्मरमैन का है। अगला प्रश्न देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय है। एक बार उपयोग में आ जाने के बाद ये दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए ये अनवीकरणीय है। और सौर ऊर्जा हो गया, और जल विद्युत ऊर्जा हो गया, और ये जो है क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये जो है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? तो ये हुई थी 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो ये जो है 685% हो जाएगा, 65%। वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा संदीप पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? ये महासागर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो ये हो जाएगा आपको आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं।
प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये हो जाएगा 65%। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? तो 96.5%। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, कहाँ से है ये? भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पे होती है? मौसिन राम में होती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको नर्मदा नदी, बनाया वहीं पे गया, नर्मदा नदी पे बनाया गया है। भैंसालोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है गंडक नदी हो जाएगा इसका। भाखड़ा नांगल परियोजना किन नदी पर विकसित है? तो ये हो जाएगा आपको सतलज नदी पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको शरावती नदी, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो इसको जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, कितना है वन का विस्तार? तो ये 20% भौगोलिक क्षेत्र का। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसको जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। आगे देखिए, विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला स्टॉकहोम में हुआ था। साल किस वन का वृक्ष है? तो ये साल जो है ये पतझड़ वन का वृक्ष है। इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको सुंदरवन में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये 7% हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ये 60.11% हो जाएगा। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये 4 अरब हेक्टेयर में वन का विस्तार था। कब था? तो ये 1948 ईस्वी में, लेकिन अब घट गया है। 1951 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो ये हो जाएगा आपको 26,200। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित प्राकृतिक आपदाओं में किसका भंडार असीमित है? असीमित जो है ये जल का भंडार असीमित है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो सीमित जो है ये कोयला जो है ये सीमित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो ये तो हो गया आपको पेट्रोलियम। आगे देखिए, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लमबर्ग के नाम से जाना जाता है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ये होती है बॉक्साइट की। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो ये कौन सा है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से बनाया जाता है पीतल। लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए,
लौह अयस्क कौन सा हो जाएगा, तो ये तो आपको वही हो गया कि अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा ये। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत है, तो कौन सा होगा, ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का ये सब जो है पारस्परिक स्रोत आ जाएगा, ये सब जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो इसका जो नाम है कैगा। कैगा जो है कर्नाटक में, उस वहाँ पे है। आगे देखिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपको खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आपको तारापुर महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, तो ये बड़े स्तर पे जो लगाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका भुज। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती है, तो ज्वारीय ऊर्जा जहाँ समुद्र होगा वहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपको सतलज नदी में, जहाँ पे ज्वार भाटा आता है वहीं पे। अच्छा आगे देखिए, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है, तो ये 3 परत होती है। कितनी होती है, 3। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है, तो इनमें जो सभी उपाय है ये उपयोगी है। जैसे हो गया खेतों में ह्यूमस डालना, पशुओं की चराई पर नियंत्रण, अच्छा समोच्च रेखीय जुताई, तो ये चारों इसका सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो इसका जो विस्तार हो जाएगा राजस्थान में होगा, मरुस्थलीय मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो रेगूर मृदा है। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ये इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा वो आपको अधिक सिंचाई हो जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर खेती होती है, तो कुल भूमि के इसमें 80% भाग पे खेती होती है। अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है, तो व्यर्थ भूमि जो है आपको 533 लाख हेक्टेयर जो है व्यर्थ भूमि है। आगे देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है सोपानी कृषि। निम्नलिखित किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती, तो ये झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है जामनगर। नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है नौगांव। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो इसमें हो जाएगा असम हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो ये लोहा को कहा जाता है उद्योग की जननी। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो ये अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज है। बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो ये लौह अयस्क निकाला जाता है। कटनी खनिज प्राप्त स्थान किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा जो है ये मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है,
तो कौन सा हो जाएगा इसमें? लौह युक्त खनिज मैग्नेटाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का जो है ये सब हो जाएगा आपको, लिग्नाइट भी हो जाएगा, बिटुमिन से भी हो जाएगा और हेमाटाइट भी हो जाएगा, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। सॉरी, इसका जो है ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का जो एक प्रकार है वो हेमाटाइट। ये तो कोयला जो ये जो है कोयले का है। एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ये तीनों जो है ये कोयला का, ये दोनों जो है कोयला का है। इसमें एक हो जाएगा एंथ्रासाइट, तो सबसे अच्छा कोयला उसी को माना जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? तो ये किसने चलाया था? मेधा पाटकर ने चलाया था। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो आधुनिक सभ्यता की जो रीढ़ है वो लोहा है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये विचार किसके हैं? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ये विचार हैं। जब टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ये जो है 10 किलोग्राम। तो ये एक टन में इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला जो हो जाएगा ये अनवीकरणीय हो जाएगा। बाकी जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। अगला प्रश्न देखिए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो ये कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह के। अच्छा, लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये जो है लिमिटेड टू ग्रोथ, ये जो प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो में, और दूसरा कहाँ पे हुआ था? दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। आगे देखिए, बुंडट क्या लिखा हुआ है? बुरुंड लैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की थी? तो ये जो है 1987 में की थी। ये अंग्रेज लोगों का नाम ऐसा होता है ना, पढ़ने में भी नहीं बनता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किसे होती है? तो ये किसे होती है आपको? सिलिकन खदान कर्मियों को होती है, जो खदान में काम करते हैं उसको होती है सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो लोहे का जो निर्यात किया जाता है वो विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वहाँ से किया जाता है। यहाँ से आपको जापान वगैरह को लोहा भेजा जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में जो पाया जाता है तो ये घड़ियाल पाया जाता है। आगे देखिए, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको सिक्किम में। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? तो ये जर्मनी में शुरू हुआ था प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले विश्व में। दामोदर घाटी परियोजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था?
तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है वो सभी हो जाएगा, सिंचाई व्यवस्था करना, मत्स्य पालन करना, बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है वो आपको चूना पत्थर है। अगला प्रश्न देखिए, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला यहाँ पे जो एंथ्रासाइट होता है वो पाने का बात कहा गया है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से वहाँ खनन नहीं किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? तो वो होता है पीट लोहा। पीट जो है ये सबसे घटिया कोयला होता है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, हाँ। उसके बाद हो गया बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट। आगे देखिए, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो ये हो गया आपको एंथ्रासाइट। अच्छा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ये जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न देखिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन सा है? तो बरौनी जो है ये क्या है? ताप विद्युत केंद्र है, बिहार में है। इनमें कौन सा जीव है जो सिर्फ एशिया महादेश में केवल भारत में पाया जाता है? तो ये घड़ियाल है। आगे देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो ये वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। टैक्सोल का उपयोग होता है कहाँ पे होता है? कैंसर में होता है इसका उपयोग। चरक का संबंध किस देश से है? तो जो चरक जो थे वो भारत से उसका संबंध है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो जो तट रेखा है समुद्र का उससे 200 नॉटिकल माइल जो है वो कहलाता है क्या? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चरक को। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12.2 किलोमीटर हो जाएगा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये हो जाएगा आपको उष्ण उष्ण आर्द्र। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है दूसरा स्थान है, चीन का पहला स्थान है दुनिया में। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपको जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तम मानी जाती है चावल उत्पादन के लिए। आगे देखिए, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो ये जीवन निर्वाह कृषि क्या हो जाएगा? जीवन निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न देखिए, चावल है क्या है? चावल एक खरीफ फसल है। अगला प्रश्न देखिए, चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, किन देशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा या पंजाब। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? ये हो जाएगा आपको उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में कौन सा है? तो मोटा जो अनाज है ये हो जाएगा आपको ज्वार। भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो उपभोक्ता किसका है?
तो वो दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी इसी का है। भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको गेहूँ। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो मुख्य जो खाद्य फसल है वो आपको चावल है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाई जाती है? तो जो वर्ष में दो से अधिक फसल जो उगाई जाती है वो 15%। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है आपको शीत ऋतु में। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो ये जो कौन सा फसल जो है रबी फसल है, तो वो आपको आ जाएगा गेहूँ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको चावल। बाकी ये गेहूँ, सरसों, मटर, ये सब चना जो है ये सब क्या हो जाएगा? रबी में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता है? तो ये जो है कहवा के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सा हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। असम की उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो ये चाय है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कर्नाटक में क्या है? कॉफ़ी है आपको। खरीफ फसलें किस महीने में काटी जाती है? तो जो कौन महीने में काट ली जाती है? तो ये जून जुलाई में काट ली जाती है खरीफ। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वधर्न काल। आगे देखिए, बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये जो है कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप से प्रयोग होती है? ये हो जाएगा मक्का। एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको गन्ना। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो 1 वर्ष लगता है। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो ये होता है लगभग आपको 24%। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो जो संलग्न है आपको 2/3 जो है संख्या ये है जनसंख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तन दहन कृषि प्रणाली को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में क्या कहा जाता है? तो इसको झूम कृषि कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पामलू किस राज्य में कहा जाता है? तो ये जो है मणिपुर में कहा जाता है क्या? पामलू। आइए आगे देखते हैं। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? तो दीपा कहा जाता है अंडमान निकोबार में। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको मैक्सिको में। आगे देखिए, दीमा, पामलू, झूम आदि किस कृषि के नाम है? तो ये कर्तन दहन कृषि के नाम है। निम्नलिखित में से किस देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं? तो ये जो हो जाएगा भारत हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो ये कार्बनिक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो ये जूट जो है कृषि से संबंधित है। प्राचीन काल में कृषि करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका जो हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा सही, स्थानांतरी कृषि। कृषि भारत में कितने प्रतिशत आबादी
को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपको 53.8%। आगे देखिए, गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चाय की कृषि कहाँ और कब आरंभ की गई थी? तो कहाँ और कब की गई थी? तो ये ब्रह्मपुत्र में घाटी में की गई थी 1840 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है, किस लिए उपयुक्त है? ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक फसलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये करता है आपको भारत। फलों, है ना, फलों का और सब्जियों का, इसमें भारत सबसे ज़्यादा करता है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तिलहन में भी भारत है। गेहूं और चावल पूछ ले तो वो चाइना है। भारत, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है, कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र में सबसे बेसी गन्ना उपजाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो ये 4% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, भारत विश्व में कितना भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो ये जो हो जाएगा चाय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा का जो है वो राजस्थान है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे आइए, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो इसको कहते हैं सफ़ेद क्रांति। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा मेघालय। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो ये अपना देश भारत हो जाएगा। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कर्नाटक। रागी कहाँ पे है? कर्नाटक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री मछलियों का उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कौन प्रथम स्थान पर है? तो ये केरल जो है इसमें प्रथम स्थान पे है, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या थी? तो गेहूं थी इसकी प्रमुख उपज। आइए आगे देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड एक योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है रेशम। सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में कौन मुख्य कच्चा माल है? तो ये हो जाएगा कपास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो ये हो जाएगा आपको चाय एवं कॉफ़ी। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो ये प्रोटीन का स्रोत है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों को क्या कहा जाता है? तो उसको बीपीएल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा गया है? तो ये जूट को कहा गया है सुनहरा रेशा। आइए आगे देखते हैं, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो ये भारत में जो है अरेबिका कॉफ़ी उपजाई जाती है। भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो ये जो है कपास को यहाँ का मूल चीज़ माना जाता है कि कपास हिंदुस्तान में ही इसका ये हुआ है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। भारत में हरित क्रांति कब आई? तो ये आई थी 1966 ईस्वी में।
भारत में 90% सोयाबीन पैदा होता है। ये होता है आपको मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो कौन सा अग्रणी राज्य है? ये पंजाब हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा आंसर रबड़। आइए आगे देखते हैं। निर्माण उद्योग से भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1854 ईस्वी को। भारत में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण किस राज्य में है? तो ये हो गया आपको पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है 4%। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये हो गया आपको 14%। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ये जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सीमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ये हो जाएगा खिलौना उद्योग। आगे देखिए, किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चीनी उद्योग को। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग जो है ये पेट्रो रसायन है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो ये जो हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको रेशम वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा पेट्रो रसायन उद्योग। इनमें कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा चीनी उद्योग। आगे देखते हैं, उन 2 केंद्रों के नाम बताइए जहां पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित हैं। तो ये हो जाएगा आपको मुंबई, बड़ौदा। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ये किया जाता है आपको एल्युमिनियम के उद्योग में। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है ये आपको अखबारी कागज़ के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। तांबा परगलन किस तरह का उद्योग है? तो ये हो जाएगा आपको आधारभूत। पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो ये हो जाएगा आपको खनिज आधारित। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक हो जाएगा इसका आंसर। बजाज ऑटो लोकोमोटिव किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये हो जाएगा आपको निजी क्षेत्र का। आगे देखते हैं, सूती वस्त्र किस पर आधारित है? तो ये कृषि पर आधारित है। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? तो ये खनिज पर आधारित उद्योग है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो जो लौह अयस्क का जो उपयोग है वो इस्पात में किया जाता है। आयरन इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? तो ये जो है आपको संयुक्त उद्योग है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है? तो ये आपको सहकारी उद्योग है। अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 350 लाख। अगला प्रश्न है, औद्योगिक बहिस्राव से प्रदूषित होते हैं। तो सभी चीज़ प्रदूषित होते हैं, तालाब भी होते हैं, नदी भी होते हैं, झील भी होते हैं, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया है?
तो ये आपको हो जाएगा रूस के सहयोग से लगाया गया है बोकारो। इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन सा है? कोलकाता हावड़ा। भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकन नगर, सिल्क सिटी कहते हैं इसको, सिल्क सिटी। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का बर्मिंघम। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरत को। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। भारत में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा, और ये जर्मनी के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? तो जर्मनी के सहयोग से बना है राउरकेला। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? तो जो बोकारो जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो ये विशाखापट्टनम जो है ये समुद्र के निकट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको बरौनी में। रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका प्रमुख जो केंद्र है वो भागलपुर में है, इसको सिल्क सिटी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आज भारत में लगभग कितनी सूती तथा कृत्रिम रेशों की कपड़ा मिलें हैं? तो आज जो है भारत में अभी लगभग 1600 हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूत का निर्यात करता है? तो जापान को करता है भारत। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक क्या है? तो ये इसका जो है एक पत्तन है वहाँ पे मुंबई में, और कपास उत्पादन क्षेत्र है, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे, तो कपास की खेती होती है। अच्छा, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूंजी थी, तो ये तीनों कारण था जिसकी वजह से सूती मिल वहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है? तो इस्पात का जो है प्रति व्यक्ति खपत ये 32%। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिकरण। लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ में छेद कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपको 210। सोचिए, ठोस पदार्थ में वो छिद्र कर सकती है 210 डेसिबल। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था उसमें। आगे देखिए, परिवहन और संचार व्यापार से, परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? तो ये जो है सबसे सस्ता जो है जल का है। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था आपको 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? जो पाइपलाइन है वो स्थल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियाँ तथा देरी को घटाता है? तो ये हो जाएगा आपको पाइपलाइन। आगे देखिए, देश में
इलाहाबाद तथा नैनी क्षेत्र वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपको 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन संचार का संसाधन नहीं है? तो ये कौन नहीं है? इसका हो जाएगा आपको सिनेमा हॉल। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो ये होता है आपको समुद्री मार्ग द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो ये होता है 95%। अगला प्रश्न है, देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो ये होता है 68%। ये देश का होता पूछ रहा है। आइए आगे देखते हैं। 2014 के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी आपको मेघालय में। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल लाइन सेवा उपलब्ध है? ये कोलकाता और दिल्ली में है। अब मुंबई में भी शुरू होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस रेलगाड़ी डेक्कन ओडेसी, ये तो नाम हो गया रेलगाड़ी का, किस राज्य में चलती है? ये चलती है आपको महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो है उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कब चली थी? तो ये चली थी 1853 ईस्वी में। भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? तो ये हो जाएगा आपको 7172। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो ये 65,436 किलोमीटर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर में। आगे देखिए अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलोर से रोहा के बीच कितना किलोमीटर लंबी है? ये हो जाएगा 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो ये नहीं है तो ये आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको बरौनी में। जो तेल शोधन कारखाना है जहाँ से डीजल पेट्रोल आता है उसी को बोलते हैं पेट्रो रसायन। चलिए आगे देखते हैं, रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ये हो जाएगा भागलपुर में। आज भारत में लगभग कितने सूती तथा कृत्रिम रेशों के कपड़े मिले हैं? तो ये हो जाएगा 1600 के आसपास। बढ़ भी गया हुआ इससे अभी तक। चलिए आगे देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूत का निर्यात करता है? ये सब क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं पहले ही। चलिए फिर टिक लगा देते हैं, जापान। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि यहाँ पे इसका सब हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात, ये सब तो देख लिए हैं। चीनी के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपको औद्योगिकरण। अगला प्रश्न देखिए, लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ में छेद कर सकती है? तो वो हो जाएगा आपको 210। अच्छा आगे देखते हैं, भोपाल के अस्त्र ये भी तो देख लिए थे हम लोग। अच्छा ये भी हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको आगे हम लोग हटाते हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को कितने जोन में जोन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 17। अभी तो 18 बन गया है। अब विशाखापट्टनम भी जो है एक रेलवे जोन बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो ये हो जाएगा आपको
चीन में है सबसे ऊंची सड़क। भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है? ये हो जाएगा आपको 23 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो ये लक्षद्वीप में है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है भारत में? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? ये केरल राज्य में पाया जाता है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको 1000 वर्ग किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 3.88 किलोमीटर। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है इसको 4 भागों में। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अगला प्रश्न देखिए, देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 266। अगला प्रश्न देखिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। आगे देखिए, भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो ये जो हैं 6 हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1620 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? ये हो जाएगा आपको चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो ये कन्याकुमारी है। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह है? तो ये 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह है देश में। आगे देखिए, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा मुंबई। कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से पश्चिमी तट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको अपने हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं, कोलकाता पत्तन समुद्र तट से कितना दूर है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 मील। निम्नलिखित में से नदी है पत्तन कौन है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। इनमें कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्तरीय तथा अधिकतम गहराई पर पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? तो ये तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद अगला है, भारत में कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? ये जो नाम दिया गया है ये दिया गया है 2005 ईस्वी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 में डलहौजी के समय।
आगे देखिए, भारत में टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ किया गया था? ये 1951 में प्रारंभ किया गया था। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, संचार भी हो जाएगा, व्यापार भी हो जाएगा, परिवहन भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1780 ईस्वी में। आगे देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपको पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिए, इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपको तमिलनाडु में है इन्नौर। आगे देखिए, देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों को सेवाएं दे रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7817। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। बिहार कृषि एवं वन संसाधन, आइए देख लेते हैं इसको। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको 1860 ईस्वी में। ये आपको बिहार का पूछ रहा है, अगर भारत का पूछे तो भारत में कब हुआ था? 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। बिहार में 1860 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, आगे आई, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? तो ये जो थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, इसको ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन सोना प्राप्त होता है, कितना होता है? 0.1 से लेके 0.6 ग्राम। बी आंसर सही हो जाएगा। बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो लंबाई हो जाएगी आपको 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ये आपको राजगीर में है। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में जो है आपको 38 ज़िले हैं। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो इसका महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? अगहनी फसल। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये 8 करोड़ से अधिक थी। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6374। अगला प्रश्न देखिए, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी है? 28.63%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में ग्रामीण आबादी है कितनी है? ग्रामीण आबादी, तो ये सबसे ज़्यादा है ग्रामीण आबादी, 89.5%। आगे देखिए, बिहार में खनिज तेल की मिलने की संभावना है, कहाँ से है? गंगा के दरूनी में। बिहार में लगभग कितने ज़िले बाढ़ग्रस्त हैं? तो ये जो है 28 ज़िले बाढ़ग्रस्त हैं लगभग। बिहार का राज्य का क्षेत्रफल कितना है? इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया आपको 94,163 किलोमीटर। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे हो जाएगा। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण बिहार। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के बीचों बीच से प्रभावित होने वाली जीवनदायी नदी कौन है? इसका नाम हो जाएगा गंगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? इसका हो जाएगा 7% वन। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार का पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार कितना है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 483 एवं 362 किलोमीटर। अगला प्रश्न, वर्तमान बिहार में कितने प्रतिशत जल
संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 95%। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 44.20 मेगावाट। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2013 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर थी? तो ये हो जाएगा आपको 1,80,540.41 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो हो जाएगा दूसरा स्थान मिला है। नंबर 1 पे कौन है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो है अभी तो प्रथम स्थान मिला है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहला में है बिहार, दूसरा में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर ओवरऑल इंडिया में पूछ ले, अगर वो राज्य नहीं पूछे और केंद्र शासित सब मिला के पूछे तो दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? नहरों से, तो नहरों से की जाती है रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो ये जो की जाती है लगभग 80% क्षेत्र में। सॉरी, ये 60% इसमें दिया हुआ है आंसर, तो 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। आगे देखिए, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो ये 2001 का जनगणना का दे रहा है, इसलिए 881। अगर 2011 का देगा तो 1106 व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं, 2006-07 में बिहार में कितने लाख टन का धान उत्पादन हुआ? तो इसका जो है हो जाएगा 50 लाख टन। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है? तो इसका हो जाएगा 210.85 मीट्रिक टन। बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी की प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा आपको 10। आंसर हो जाएगा इसका 10। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 10.5% है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना माना जाता है बिहार का सबसे बड़ा, और है भी, क्योंकि राजधानी है, राजधानी तो सबसे बड़ा होता ही है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये जो है आपको कैमूर है। बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में जो खनिज का जो प्रतिशत है 1 से भी कम प्रतिशत है, टोटल झारखंड में चला गया विभाजन के बाद। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो ये जो हाजीपुर है वहाँ पे कांच उद्योग स्थापित है। बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ पे है? तो ये मुंगेर में है। आगे देखिए, बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको नालंदा जिला के हरनौत में। क्या हो जाएगा? नालंदा जिला के हरनौत में। चावल उत्पादन में बिहार का राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। चावल उत्पादन में बिहार का राज्य का भारत में जो है चौथा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्य फसल है? तो ये तीसरा चावल गेहूं के बाद तीसरा हो गया है वो मक्का। ठीक है, आगे देखते हैं, दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? दलहन में हो जाएगा पटना प्रथम। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8%। देश में चीनी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का इसमें 7वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं,
देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का तीसरा स्थान है अभी। उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शाहबाद। चलिए आगे देखते हैं, सिलिका सैंड बिहार के जिला जिला में मिलता है? ये मिलता है मुंगेर जिला में। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? ये हो जाएगा 0.59%। तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? ये इसको छठा स्थान मिला है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है तंबाकू में। चलिए, गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो गंगा का मैदान का जो दक्षिणी सीमा है, तो उसमें जो है आपको बलथर मिट्टी मिलती है। बलथर याद रखेंगे, बलथर। गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख कौन सी फसल है? तो मध्यवर्ती भाग की जो सबसे वो है वो धान हो जाएगा। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है आपको वाल्मीकि नगर में। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो गंडक नदी की जो लंबाई है वो आपको 425 किलोमीटर है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1880 ईस्वी में। ढाका नहर किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है लाल बकिया नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो ये बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे देखते हैं, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो ये कान्हा जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे है? आपको ये हो गया मध्य प्रदेश में है। हाँ, ये हो गया आपको किसके लिए प्रसिद्ध है भारत का कान्हा? तो ये बाघ के लिए फेमस है। कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है और ये बाघ के लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं, भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है? तो ये कर ली जाती है अगस्त में सितंबर महीने में। रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है? ये काटा जाता है अप्रैल महीने में। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम खरीफ फसल है। गेहूं की बुआई कब की जाती है? ये की जाती है आपको कब? नवंबर दिसंबर में। चलिए आगे देखते हैं, मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला कौन सा स्थान रखता है? तो ये प्रथम स्थान रखता है मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला। रेशम उद्योग कहाँ विकसित है? तो ये भागलपुर में हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो पहले इसको ध्यान रखेंगे कि है कि नहीं पूछ रहा है। तो नहीं है, तो ये हो जाएगा दरभंगा। चलिए आगे देखते हैं, लहेरियासराय का नामकरण किस उद्योग के आधार पर किया? दरभंगा में जो है लहेरियासराय, तो इसका जो नामकरण है वो किसके आधार पर किया? तो लाह उद्योग। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो सबसे अधिक आबादी के पूछे तो पटना है सबसे अधिक आबादी। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। शेरशाह सूरी ने किया था सासाराम। यहीं पे उसका मकबरा भी है शेरशाह सूरी के सासाराम में। ग्रांड ट्रंक रोड भी यही बनाए थे। पाइराइट खनिज है, क्या है पाइराइट खनिज? ये अधात्विक खनिज है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ये 80% लगी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन जिला गन्ना उत्पादक नहीं है? तो गन्ना उत्पादक नहीं है कौन सा जिला? ये रोहतास जिला।
चलिए आगे देखिए, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ये सोन नदी की जो उत्पत्ति है वो अमरकंटक से हुई है। आगे है, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो कोसी नदी का जो ये है वो हुआ था 1955 ईस्वी को। उद्घाटन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बन के तैयार हुआ था 3-4 साल के बाद। चलिए, अब बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? तो ये तो डालमिया नगर में होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये आपको जमालपुर में स्थित है रेल वर्कशॉप। प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीव वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपको उपयुक्त सभी। आगे देखिए, रेशम सोमेश्वर वन या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन विस्तार है? तो इसका हो जाएगा 917। अगला प्रश्न देखिए, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो है वो 1952 ईस्वी में हुई। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हाजीपुर में है मध्य पूर्व रेलवे का। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपको बांका जिले में, बांका जो जिला है उसमें स्थित है कौन? मंदार हिल। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रू घाट। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो खाद कारखाना है ये आपको हो गया बरौनी में। आगे देखिए, किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो ये दाऊद नगर में किया जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, कौन सा था? तो वो हो जाएगा टाटा नगर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको मुंगेर में। आगे देखिए, भागलपुर जिले में होगा ना कहलगांव, हाँ कहलगांव भागलपुर में होगा। मुंगेर में तो बंदूक की फैक्ट्री है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो ये कांटी जो है मुजफ्फरपुर में है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको दरभंगा में। अगला प्रश्न देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर पटना में। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो ये नेपाल की सीमा रेखा जो है बिहार से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र अध्ययन से पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? ये गहरी आभा क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए, हैच्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया के। हैच्यूर विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका नाम हो जाएगा सैक्सन मेजर लेहमैन। हैच्यूर विधि में उच्चावच निरूपण में
निरूपण से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, मोटी रेखाएं। हैच्यूर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला रंग का। चलिए आगे देखते हैं। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई है तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धीमी ढाल। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला प्रश्न देखिए, समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता एन क्रूकुइस ने कब किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको 1730 ईस्वी में। किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक और सजीव दिखता है? इसका आंसर हो जाएगा हैच्यूर विधि। अगला प्रश्न देखिए, भारत में समोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा 1895 हो जाएगा। सीढ़ी नुमा ढाल दिखाने के लिए कितना समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2-2। रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूरा रंग से। बस ये लास्ट ही पेज है, आगे देख लेते हैं। रंजन विधि में नीची जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरे तथा पीले रंग से। रंजन विधि में अधिक ऊंचाई जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाढ़ा भूरे रंग से। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो वो हो जाएगा जल को। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? ये दिखाया जाता है बिंदु द्वारा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बादामी। स्थलाकृति लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आकृतिक विधि। अगला प्रश्न है, समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? तो ये जो है बराबर होती है। किस विधि में उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा ये विधि है जिसमें किया जाता है? उसका नाम हो जाएगा आपको अस्तर रंजन विधि। क्या हो जाएगा? अस्तर रंजन विधि। एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं किसे प्रदर्शित करती है? तो ये खड़ी ढाल को प्रदर्शित करती है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था? इसका नाम था लेहमान ने। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ढाल प्रवणता। क्या कहा जाता है? ढाल प्रवणता। मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्री तल में ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? इसके क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली किस रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं? ये हो जाएगा काल्पनिक रेखा। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हैच्यूर विधि। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? तो ये इसका हो जाएगा आपको उच्चावच निरूपण।
तो ये था दोस्तों ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।